मेरे पिताजी जो हैं वो उनका फल का दुकान है। मेरे घर में तो कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाँव में रह के भी तैयारी अच्छी कर लेते हैं। जब मेरा इंटरव्यू का कॉलिंग आया उसके जस्ट 5-6 दिन पहले मम्मी की डेथ हो गई कैंसर से। अब तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ना इंटरव्यू देने में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, इस समय यूपी से 2022 का जब से रिजल्ट आया तब से हम काफ़ी सारे इंटरव्यूज आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी इसी क्रम में अभी हमारे साथ है अरविंद सोनकर सर हैं। सर का सिलेक्शन डीएसपी की पोस्ट पर 86 रैंक के साथ हुआ है। तो आज के इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से हैं सर। तो क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते थे, कैसी रणनीति रही, क्या कोचिंग वगैरह करते थे, किस तरीके से रहा पूरा, तो सब कुछ आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल को पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हम आपके बचपन से लेकर अभी तक के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरीके से आपकी पढ़ाई रही। सर, मेरा नाम अरविंद सोनकर है और मैं उत्तर प्रदेश के मऊ ज़िले का निवासी हूँ। और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेरे ज़िले में ही रामस्वरूप भारती इंटरमीडिएट कॉलेज से हुई थी। उसके बाद मैं 2016 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। उसके बाद 2019 में ग्रेजुएशन पास करने के बाद मैंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से एमए में एडमिशन लिया है। उसके बाद सर मैं 2020 के शुरुआत से ही दिल्ली आ गया था पढ़ाई के लिए, और मैंने एमए भी उसके साथ ही किया। और एमए के दौरान ही मैंने 2 बार अपने सब्जेक्ट से, ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई किया। और उसके बाद सर 2021 में मैंने पीएचडी में एनरोल कराया है अभी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से। और उसी के साथ साथ मैंने तैयारी को भी जारी रखा है सिविल सेवा की। सर, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है। सर, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि देखें तो जैसे मेरे पिताजी जो हैं वो उनका फल का दुकान है। और मतलब मेरे घर में तो कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं है, बस एक ही लोग हैं। और पापा जी तो अभी बीमार रहते हैं, तो भैया जो हैं कि वही देखते हैं, जो 2-3 साल मुझसे बड़े हैं। तो सर, जैसे कि आपके परिवार में तो नहीं था कोई घर में, लेकिन आसपास गांव में या फिर कोई आपके क्षेत्र में कोई सरकारी अधिकारी था कि नहीं। सर, सरकारी अधिकारी तो बहुत ज़्यादा नहीं, इक्का दुक्का लोग होंगे, वो भी बहुत छोटे पोस्ट पे थे। जैसे मेरे फूफा जी थे तो वो अर्दली के पोस्ट पे थे, तो वो एडीएम साहब के साथ रहते थे अर्दली के पोस्ट पे। तो और कोई मेरे जान पहचान में, ना ही मेरे रिलेशन में ऐसा कोई मैंने सरकारी नौकरी वाला मेरे जान पहचान में सर ऐसा कोई नहीं था। सर, रिजल्ट के पहले आपके गांव वालों का क्या सीन था, या फिर आसपास का, या और रिजल्ट के आने के बाद क्या सीन था, उसके बारे में हम सर, जानना चाहेंगे। रिजल्ट के पहले तो मतलब देखिए सर, मुझको सपोर्ट अपने गांव से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से बहुत मिला है। और मेरे गांव के लोग भी मतलब चाहते थे कि हमारे गांव का नाम कम से कम रोशन हो। और आज बनने के बाद मेरे गांव क्या पूरे ज़िले में मतलब मेरे गांव की चर्चा है, तो एक हमारे गांव के लोगों के लिए भी ये गौरव की बात है। और सर, जैसे अब जो है गाँव का जो एक चर्चा है, ज़िले का भी चर्चा है, तो थोड़ा सा चीज़ें माहौल सर अच्छी हैं कुछ। और जो आपके साथ के पढ़ने लिखने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन रहा। सर, जो साथ के पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले तो उनके अंदर एक मोटिवेशन है कि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और स्पेशली सर मैं बात करूँ तो जैसे मेरे घर में खुद ही जैसे बहुत ऐसी लड़कियां थीं जिनको पढ़ाने में लोग हिचकते थे कि इनको कैसे लड़कियों को बाहर भेजे पढ़ने के लिए। और लड़के हैं उन्हें जो है कि जैसे वो अभी बड़े हो रहे हैं तो उनको जो है कि नॉर्मली जो है व्यवसाय में लगा देते हैं। तो इस इन चीज़ों से वो लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट हुए हैं। और मैंने कई लोगों को देखा, अभी खुद ही मेरे से फ़ोन करके गांव से फ़ोन आया, कह रहे हैं कि मेरी लड़की है, इनको जो है कि दिल्ली में पढ़ाना है, कुछ व्यवस्था सब बना दीजिए इनका, और इनको ऐसे करना है। और इनफैक्ट सच बताऊं तो मेरी छोटी सिस्टर है, जिसको पहले बाहर भेजने के लिए सब लोग डर रहे थे, आज कह रहे हैं उसको दिल्ली भेजो इसी चीज़ की तैयारी में। तो ये एक चीज़ें हैं, इससे बहुत ज़्यादा लोगों को एक तो कॉन्फिडेंस है। और मेरे साथ के जो लड़के जो स्कूल टाइम में थे, उनको भी मतलब इस बात की बहुत खुशी है, और वो भी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो सर, जैसे आपके सिलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए, आप कहाँ से मोटिवेट हुए कि आप दिल्ली आए, उसके बाद आपने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट की। सर, दिल्ली आने का मोटिवेशन तो पहले नहीं था, लेकिन जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया तो वहाँ से मेरे मन में आया कि सिविल की तैयारी मुझे करना चाहिए। और सिविल की तैयारी में जब गया तो मुझे पता चला, जैसे मुझे यूपीएससी पे फोकस में ज़्यादातर था, यूपीएससी यूपीपीसी मुझे दोनों देना था। तो मुझे ऐसा पता चला कि यूपीएससी के लिए दिल्ली जो है कि ज़्यादा सही है, कोचिंग से लेकर और माहौल के स्तर पे। तो इसलिए मैंने मतलब दिल्ली आने का फ़ैसला किया। और इसमें जैसे मेरे दोस्त हैं, मेनली मोटिवेशन तो मेरे जो दोस्त हैं रूममेट, उनसे मिला कि मैं यहाँ पे दिल्ली में आया। और यहाँ आने के बाद मतलब कि कोचिंग मतलब तैयारी की शुरू की मैंने। सर, जैसे कि माहौल का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी तैयारी में। जैसे आप इलाहाबाद रहे, उसके बाद यहाँ पे आए, हो सकता है बहुत सारे छात्र अपने गांव में रहकर बहुत कठिन परिस्थितियों में जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो माहौल का कितना इफेक्ट आपके हिसाब से लगता है। देखिए सर, मैं इसमें माहौल की बात करूँ तो सबसे बड़ी बात है कि माहौल का इम्पैक्ट तो बहुत है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गांव में रह के भी तैयारी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन मेरे साथ पर सिचुएशन उल्टा था, क्योंकि मेरे घर जो है कि फल का दुकान है, तो अभी मैं घर जाऊं तो
मेरे घर वाले अगर फल के दुकान पर हैं और वो दिन भर खाना ना खाए तो मैं वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, मैं खुद भी जाके उनके साथ लग जाता हूँ, काम कराने लगता हूँ। तो उस स्थिति में सर पढ़ाई होना नामुमकिन ही है मेरे लिए, क्योंकि उसमें थकान और ऊपर से काम इतना होता है कि चीज़ें हो नहीं पाती। फिर जब मैं इलाहाबाद आया तो इलाहाबाद में हॉस्टल में माहौल ऐसा था कि थोड़ा बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ाव सोशली, और जो है कि थोड़ा सा वहाँ पे चुनाव वगैरह का माहौल है तो थोड़ा उसमें इन्वॉल्व हो जाता था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत करती थी। और जैसे दिल्ली में सर आया तो यहाँ पे सिर्फ छात्रों का एक माहौल अच्छा मिला, दोस्त भी अच्छे मिले, जो जिससे मतलब कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ मेरे लिए। तो आप कब से, जैसे कि कब से आप कोचिंग वगैरह में एडमिशन लिए थे, या फिर किस तरीके से अपनी तैयारी सर शुरू? आते ही मैंने जब दिल्ली में आया तो उसी समय आते ही मैंने दृष्टि आईएएस कोचिंग में एडमिशन लिया था 2019 के लास्ट में। तो 2020 के शुरुआत से ही मतलब कोचिंग क्लासेस शुरू हुई थी, और मेरी कोचिंग मतलब 2 ही महीना हुआ, तब तक लॉकडाउन लग गया था। तो उस टाइम मैं घर गया तो घर में ऑनलाइन चीज़ें थोड़ी बहुत जारी रखी, और जब फिर दोबारा मैं दिल्ली आया तो दोबारा भी लॉकडाउन लग गया, उसके 2-4 महीने बाद फिर वापस से मुझे जाना पड़ा। तो मैंने ज़्यादातर थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें ऑनलाइन ही पढ़ी हैं। ऑप्शनल वगैरह क्या रहा सर? सर ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है। तो पीसीएस के लिए कितना अटेम्प्ट आपका हुआ है? सर पीसीएस के लिए अटेम्प्ट मतलब कि ये तो मेरा दूसरा प्रयास है, और पहला प्रयास जब था तो मैंने कोचिंग के दौरान ही अपने दे दिया था लॉकडाउन में ही। और वो जब मैंने दिया था तो मेरे सिलेबस का 25% भी मैंने नहीं पढ़ा था, और मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ अपने को चेक करने के लिए दिया था कि मैं इस तैयारी में अभी तक कहाँ पहुँच पाया हूँ। चूँकि पीसीएस में कोई अटेम्प्ट का वो प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए मैंने दिया था। और अगर पढ़ के देखा जाए तो ये मेरा मतलब कि पहला अटेम्प्ट था। तो पहला जो मैंने अटेम्प्ट दिया उससे मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था, जो मुझे दूसरे अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा ईज़िली मतलब ईज़ी लगा चीज़ें वो समझने में। सर कुछ छात्र जो है मीडियम को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके सिलेक्शन ज़्यादा होता है, हिंदी मीडियम वालों का कम होता है। तो आपका हिंदी मीडियम रहा, आपने हिंदी मीडियम से तैयारी करने का निर्णय लिया, तो आपको बीच में ऐसा नहीं लगा कि इंग्लिश वालों का ज़्यादा होता है, हम हिंदी मीडियम से हैं, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा? देखिए सर बताने वाले तो लोग मार्केट में बहुत सारे इन्होंने बहुत सारे लोगों ने बताया, और भ्रांतियाँ भी बहुत है मार्केट में इसको लेके, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को। और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि पीसीएस में तो मुझे ऐसा कुछ चीज़ें नहीं लगा कि मतलब पीसीएस में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का मैटर फंसता है। हाँ, ऑप्शनल को लेके चीज़ें थोड़ी फंसती है। और सर सबसे बड़ी बात है कि मैंने यहाँ आने के बाद ना तो कभी किसी अफवाह पे ध्यान दिया कि कोई मुझसे कहे, मैंने मेरे मन में यही था कि यार आयोग जब नहीं कर रहा तो मैं क्यों उस चीज़ में जाऊँ। और पूरा का पूरा अपना फोकस पढ़ाई पे रखा, 1-1.5 साल अच्छे से पढ़ा, और उसका ही नतीजा था ये कि मतलब सिलेक्शन हुआ है। अभी ऑप्शनल पीसीएस से हटाया जा चुका है, उन छात्रों को कुछ आप बताना चाहेंगे कि ऑप्शनल हटने की वजह से क्या क्या मतलब चैलेंजेस हैं, या फिर अच्छा हुआ? देखिए सर, बात ये है कि पहले ऑप्शनल जो था उसमें ह्यूमैनिटी वाले लड़कों के साथ जो है कि एक भेदभाव का मामला समझ में आता था कि ह्यूमैनिटी के जो लड़के हैं उन्हें 200 सवा 200 के नंबर पे सिमट दिया जाता था, और वहीं जो है कि साइंस बैकग्राउंड के लड़के उन्हें 350 नंबर 300 नंबर के आसपास नंबर मिल जाते थे। तो इससे क्या होता है कि सर सिलेक्शन में रेशियो जो है कि साइंस बैकग्राउंड वाले लोगों का ज़्यादा बढ़ जाता था, और इसमें ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट को लड़कों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती थी। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं लोगों के साथ जो अन्याय है उसको दूर करने के लिए आयोग ने एक अच्छा निर्णय लिया, और इसके बाद जो है कि उन्होंने यूपी स्पेशल का रखा है। तो इससे एक तो होगा कि सर अदर स्टेट के जो लड़के यूपी में बहुत ज़्यादा फाइट करते थे, उनसे उनका थोड़ा-सा प्रवेश इसमें कम होगा, और यूपी के जो प्रॉपर जो यहाँ के नागरिक हैं उनको थोड़ा इसमें प्रवेश करने का मौका ज़्यादा मिलेगा। और सर अगर देखा जाए यूपी पीसीएस में जो यूपी स्पेशल का जो अभी 2 लगाया गया है पेपर इसमें, तो इनके अगर सिलेबस की बात करें तो इनका सिलेबस ऑप्शनल के सिलेबस से बहुत छोटा है, और बहुत ही ईज़िली हम इसको टैकल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जो हम 4 जीएस पढ़ते हैं, उन्हीं से चीज़ें कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। बस हमें राज्य के स्तर पे थोड़ा-सा स्पेसिफ़िक होके काम करना है, उनके स्तर पे डेटा को देखना है, उनके स्तर पे मैप हो गया, चाहे इन सब चीज़ों को देखना है, जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो इसमें नहीं लगता मुझे सर कोई घबराने की बात है। सर हम बात करें जैसे कि प्री के लेवल पर, जैसे कोचिंग तो आपने की थी, लेकिन कोचिंग के अलावा मतलब क्या खास रणनीति आपकी रहती थी प्री के एग्जाम को लेकर के? देखिए सर, ये जो तैयारी है इसमें पहली बात तो अगर कोई भी इस तैयारी में आता है तो सबसे पहले उसे समझ लेना चाहिए कि ये तैयारी आसान नहीं है। इस एग्ज़ाम को देने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जो अच्छे से इसको रट डाले हैं। इलाहाबाद में देखेंगे कि 120-20, 25-25 लोग मतलब नंबर का क्वेश्चन सही करते हैं, और इसी तैयारी में जो है अच्छे-अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर भी आते हैं। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी को ऐसे रखना है कि हम उनसे कहीं न कहीं उनको कम्पीट कर पाएँ, उनको ऊपर रख पाएँ। तो हमें भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय हमें भीड़ से थोड़ा-सा अलग करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को खुद से बनाना होगा, एनालिसिस करना होगा। आप टोटली जो है कि किताबों पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, आपको कुछ चीज़ें अलग से करनी चाहिए। जैसे अगर प्रीलिम्स के लेवल पे देखें तो सर मैंने जो किया है, मैंने अपनी तैयारी जब शुरू की थी किताबों से लेकर चाहे कोचिंग से लेके, तो सर मैं कोचिंग के दौरान ही बहुत सारे मैं मतलब कोचिंग के दौरान ही जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है, लगाता हूँ।
और लोगों को चाहिए भी कि जब आप तैयारी शुरुआत करते हैं तो अगर आप शुरू में 1 डेढ़ साल अगर अच्छा मेहनत करें, अच्छे से मेहनत कर लें, तो आगे आपके लिए तैयारी बहुत आसान हो जाती है। तो जैसे कि मैं सर अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो सब्जेक्ट पढ़ने के साथ ही पहले मैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाता था। उससे रिलेटेड पहले मैं प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करता था। प्रीलिम्स के क्वेश्चन में मैं यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करता था। उसके बाद मैं पीसीएस के लिए घटना चक्र सॉल्व करता था। उसके बाद सर मैं मेंस के क्वेश्चन कुछ लिखता था। उसके बाद ही मैं अगला मतलब मेरा सेगमेंट शुरू होता था। तो इससे क्या है सर, मैंने शुरू में मेहनत तो किया, मेरा टाइम भी उसमें ज़्यादा था। तो अदर घूमने फिरने के लिए चाहे इन सब फर्जी चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं बच पाता था, समय का सदुपयोग भी हो जाता था। और चीज़ें ये होती कि बाद में मुझे रिवीजन करने में, ये सब करने में चीज़ें बहुत आसानी होती थी। और यहाँ पर प्री के लेवल पर हम बात करें तो करंट अफेयर हो गया, मतलब कोई न्यूज़पेपर फॉलो करते थे या फिर मैगजीन वगैरह हो गया, किस तरीके से रहता था? देखिए सर, एक जो अफवाह है कि मार्केट में कि अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बता दूं कि चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे एनसीईआरटी हो, इसको लेके जो भ्रांतियां हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद तो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अपने अपने नॉलेज की बातें हैं, आप चाहें तो मंथली मैगजीन से नॉलेज ले सकते हैं, ईयरली मैगजीन से ले सकते हैं। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपकी आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की डेली, तो आपको बेनिफिट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आप जो है जो चीज़ें एक बार कंसाइन करके पढ़ेंगे, वो चीज़ें आप डेली बेसिस रूटीन पे कर रहे हैं, तो आप लगातार उससे अपडेट रहते हैं। तो ये चीज़ें से कहीं ना कहीं आपको वो फ़ायदा देती है। और सर मैंने करंट के लिए प्रीलिम्स में तो एक घटना सार की मैगजीन आती है, उसी को कई बार पढ़ता था। मतलब कि मैं यही कहूँगा कि जो लोग तैयारी में हैं उनको कई मैगज़ीन पढ़ने के बजाय किसी एक मैगज़ीन को पढ़ें, लेकिन कई बार पढ़ें, जैसे 5-6 बार उसको पढ़ लें कि वहाँ से चीज़ें जो क्वेश्चन आए हैं वहाँ उसको आराम से टैकल कर पाएँ। तो मेरा तो सर यही था कि मैं घटना सार पढ़ता था और लास्ट में ई दृष्टि आता था, तो उसको सरसरी निगाहों से एक बार देखता था, जिसमें मेरा घटना सार से पढ़ा हुआ जो नॉलेज है वो एक तो उससे सर रिवीजन हो जाता था, कुछ नई चीज़ें होती तो मैं देख लेता था उसमें। और यूपी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते थे फ्री में, उसको कैसे करते थे? सर यूपी से जो रिलेटेड क्वेश्चन थे उसके लिए मैंने एक सोर्स फॉलो किया था कि मेरे पास एक फोटोकॉपी टाइप में थी जो 30-40 पेज की थी। तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लेके सारे चीज़ थे, तो उसको मैं पढ़ता था। उससे बाहर तो आज तक मैंने नहीं देखा कि यूपी स्पेशल में कुछ आया हो। और करंट के लिए मैंने एक दृष्टि पे भी न्यूज़ चैनल दृष्टि पीसीएस है, तो उसमें क्वेश्चन फॉर्म में बनाया जाता है दृष्टि यूपी स्पेशल का कुछ क्वेश्चन करंट का। तो उसको मैंने ऐसे 3-4 महीने का मतलब देखा था, तो उससे चीज़ें हो गई थी आराम से। और सर यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस कुछ आते हैं, तो उसके लिए मतलब कुछ अलग से तैयारी या फिर इसी में कुछ देखिए सर, अगर आप मिसलेनियस में जाएंगे तो मिसलेनियस का सिलेबस बहुत वाइड है, अब कुछ भी पूछा जा सकता है उसमें। तो और हमारे पास, हमें पीसीएस में प्रीलिम्स में टॉप नहीं करना है, हमें पीसीएस को पास करना है। हमें जो है 150 क्वेश्चन है, तो हमें मिसलेनियस के पीछे नहीं जाना, हमें 90 क्वेश्चन करने हैं। वहाँ से 90 क्वेश्चन पे अगर आप हैं तो आराम से आप हो सकते हैं। तो मिसलेनियस को छोड़ के हमें जो चीज़ें आती हैं वहाँ ध्यान देनी चाहिए। और अगर आप पढ़ाई में तैयारी में अच्छे से हैं तो आपको मिसलेनियस क्वेश्चन 2-4-5 क्वेश्चन आराम से टैकल कर सकते हैं, अगर 8-10 क्वेश्चन आते हैं तो। और सर जैसे कि अभी आप शुरुआत में बता रहे थे कि आप कोचिंग तो जाते थे, कोचिंग में जो पढ़ाया जाता था उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि कोचिंग जाते हैं, कोचिंग पर निर्भर रहते हैं कि जो चीज़ें कोचिंग में पढ़ाई जा रही हैं उससे हमारा जो है कल्याण हो जाएगा। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, कोचिंग जाते हैं वो नोट्स लेकर जाएंगे वैसे ही, और कोचिंग में जो लिखवाएगा वैसे ही नोट्स ला के गाँच देंगे रूम पे। तो ये आपकी पढ़ाई को निष्क्रियता एक तरह से दिखाती है कि आप एक्टिव नहीं हैं अपने अपनी पढ़ाई को लेके। और आपको सर अगर मैं कहूँ सोर्स की बात, तो बहुत ज़्यादा आपको सोर्स से भागना नहीं है। आपका जो क्लास में नोट्स है उसको बेसिक बनाइए, बेस बनाइए, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा जो आप पढ़ सकते हैं अलग से, जो चीज़ें फैक्चुअल रूप में आती हैं चाहे कॉन्सेप्चुअल रूप में आती हैं मेंस में, उसके लिए आप कोई भी एक सोर्स फॉलो कर सकते हैं। चाहे कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सनल बुक है उसी को आप पढ़ें तो होगा, नहीं दूसरा बुक पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा, ऐसी कुछ बातें नहीं है। जो आपको बुक अच्छा लगता है, मार्केट में कई तरह की बुकें हैं, 2-3 हैं, आपको जो अच्छा लगे एक सोर्स पे टिके रहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सोर्स पे जाइए, और क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। और सीसेट वगैरह को लेकर कुछ आपका सजेशन रहेगा? सर देखिए, सीसेट यूपीपीसीएस का अब तो थोड़ा सा लेवल बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए आपको करना ये है कि आप कई सारे टॉपिक जो हैं, कि जैसे हिंदी है कंपलसरी, हिंदी हिंदी है और इंग्लिश है, और उसमें कई चीज़ें हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके सबको पढ़ लेना है। क्योंकि अगर आप किसी एक चीज़ को करके जाएं, हो सकता है उससे अगर क्वेश्चन उस साल ना फंसे, तो आपको सीसेट थोड़ा सा निकालने में कठिनाई हो सकती है। तो आपको सारे सेगमेंट को एक बार सरसरी निगाहों से अच्छे से देख लेना चाहिए, क्योंकि उससे आपको करने में, हर जगह से आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको करने में ईजी होते हैं चीज़ें। तो हम जानना चाहेंगे कि आपने मेंस के लिए क्या खास रणनीति बनाई थी और क्या बुक्स वगैरह आप फॉलो करते थे, सर, इसके लिए? सर देखिए, मैं बुक्स वगैरह सोर्स कहूँ तो सोर्स मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया नहीं है।
मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ बहुत सारी चीज़ें उसको कंसाइन किया। देखिए मार्केट में चीज़ें हैं कि मुझे कोई भी चीज़ है उसको सरल करके पढ़ना ज़्यादा पसंद है। चीज़ें इतनी बहुत सारे लोग हैं जो इसको अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो ऐसा नहीं, मुझे तो जितना मैं कम पढूँ, जितना ज़्यादा आउटपुट निकालने की सोचता हूँ। तो मेरी तैयारी सर मेनली जो बुक है उसमें मैंने दृष्टि का क्विक बुक ही ज़्यादातर फ़ॉलो किया है। 2-4 बुक हैं और सबसे ज़्यादा मैंने गूगल से जो है कि ज़्यादातर फ़ोकस किया है कि जो गूगल से अगर करंट के न्यूज़ होते हैं तो वही सर्च मार के टॉपिक मैं पढ़ता था। और सर जब मैं मेरा प्रीलिम्स का आया था रिज़ल्ट तो उस समय मेरे मेंस के आधे सिलेबस भी नहीं हुए थे। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ पे फ़ोकस किया और टेस्ट सीरीज़ के दौरान ही मैं देख-देख के क्वेश्चन लिखता था। देख-देख के क्वेश्चन लिखते-लिखते मुझे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप याद हो गए और थोड़ा-सा क्वेश्चन को स्पेसिफ़ाई बनाने के लिए रिपोर्ट हो गया, डेटा हो गया, इंडेक्स हो गया, करंट के न्यूज़ हो गए, उनको एग्ज़ाम्पल्स हो गए अच्छे-अच्छे, उनको मैं ऐड ऑन करता था ताकि मेरे क्वेश्चन आंसर अच्छे हो। और मतलब मैंने टेस्ट सीरीज़ पे इतना फ़ोकस किया कि समझ लीजिए सर जिस दिन मेरा प्रीलिम्स का मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसके 6-7 दिन के बाद से ही मैंने टेस्ट लगाना शुरू किया था। और मेक आईएएस में मैंने कम से कम 80 टेस्ट लिखे थे और दृष्टि में कम से कम 12-15 टेस्ट लिखे हैं। तो हम यही टेस्ट की बात करते हैं क्योंकि जब छात्र अपना जैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन वो सोचते हैं हम लिखते हैं तो क्या होता है पहला क्वेश्चन ही हमें नहीं आता है तो वो वहीं पर मतलब सोचते हैं कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं, या फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं जब देखते हैं कि पूरा नहीं हो पा रहा है, नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो उसके विषय में आप कुछ कहना चाहिए? सर देखिए मैं तो ये कहूँगा कि टेस्ट जो होता है ना वो अपने आप को चेक करने का वो तरीका है, ठीक? तो टेस्ट से आपको घबराना नहीं है, टेस्ट से हमें सीखना है क्योंकि टेस्ट फाइनल एग्जाम नहीं है। तो टेस्ट में जब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, आप मेंस में अच्छा करेंगे। अगर टेस्ट में आपको नहीं आ रहा है तो मैं तो ये तो मेरा सीधे फंडा ये होता है कि अगर टेस्ट में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप देख के लिखिए, लेकिन लिखिए। लिखने का तरीका तो पहले आप सीखें। आपको कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, कैसे चीज़ों को लिखना है, कैसे कम शब्दों में आप बेहतर उत्तर लिख पाएँ, ये आपको लिखने से प्रैक्टिस आएगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप देख के लिखिए, देख के लिखते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो मैंने तो सर ऐसे ही किया है। ये तो रही आपकी रणनीति, आपने जो भी चीज़ें रही आपने बताया, लेकिन एक्स्ट्रा हम कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे जो आपने अपने छात्र जीवन में, क्योंकि आप जब एस्पिरेंट थे, तैयारी कर रहे थे, तो आपने वहाँ से क्या चीज़ें सीखी और उसके बाद आपका सिलेक्शन हुआ, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे छात्र हमारे साथ जुड़े जो कि तैयारी करें। तो हम आपके वो छात्र जीवन का संघर्ष जानना चाहेंगे कि किस तरीके से रहता था जब आप पढ़ाई करते थे? सर संघर्ष की बात करें तो जैसे जब मैं तैयारी में आया तो समस्याएं तो बहुत हुई। एक फैमिली की तरफ से समस्याएं हुई और एक जो है कि यहाँ पे आने के बाद और मेंटली प्रेशर जो होता है घरेलू। तो सर मेरे तो घर से जितना बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि मेरे माता पिता दोनों लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे जब मेरा प्रीलिम्स होने वाला था। और माता जी की तबीयत तो धीरे धीरे खराबी हो गई। एक तो ये था कि मैं जिस दिन हुआ उसी दिन और ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, मुझे यहाँ इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। 5 दिन जाना पड़ा और 5 महीने तक मैंने लगातार हॉस्पिटल में लेकर उनको रहा। फिर जब मेरा इंटरव्यू का कॉलिंग आया उसके जस्ट 5-6 दिन पहले मम्मी की डेथ हो गई कैंसर से। उसके बाद सर मन में ये था कि चीज़ें छोड़ दूँ, अब तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ना इंटरव्यू देने की इच्छा थी। और 5 महीने से न पढ़ने की वजह से सर चीज़ें दिमाग से स्किप कर गई थी, चीज़ें बोल भी नहीं पाता था, कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो था। लेकिन फिर भी मैंने सर कम से कम हिम्मत बनाया और हिम्मत बना के मैं गया। मॉक इंटरव्यू मैंने दिया कई जगह 2-3। उसके बाद सर मैंने फाइनल इंटरव्यू भी दिया, फाइनल इंटरव्यू भी मेरा बहुत अच्छा गया। तो सर संघर्ष तो बहुत सारी चीज़ें थी और इस संघर्ष में जैसे कि दोस्त थे जिनका सपोर्ट अच्छा था, गांव के लोग भी थे, रिश्तेदार भी थे और बहुत सीनियर भी थे जो हमेशा यही चीज़ें कहते थे कि आपका इस बार तो होना ही है सिलेक्शन। मतलब कि उन्होंने हर जगह हमेशा मोटिवेट किया कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपने इतना अच्छा मेहनत किया है तो चीज़ें होंगी ही। तो उन सब चीज़ों से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और इस तैयारी के दौरान मैंने एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है दोस्तों से कैसे रहना है, कैसे चीज़ें समझना है, उन चीज़ों को बहुत सीखा है। तो सर ये चीज़ें मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा लाभदायक रही हैं। सर आपने इतना मतलब कठिन दौर देखा, उसके बाद काफ़ी सारे संघर्ष करने पड़े। बहुत सारे छात्र भी हैं जो कि कठिन संघर्ष से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं अपनी तैयारी में, तो उनको आप कुछ मोटिवेशन के तौर पर कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए समस्याएं जीवन में सबके हैं और सबके जीवन में अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। और ये तैयारी बिना समस्याओं के जैसे तैयारी में समस्याएं तो आती ही रहेंगी, लेकिन हमें उन समस्याओं से लड़ना है, उनसे बाहर निकलना है ताकि हम चीज़ें बेहतर कर पाए अपने जीवन में। अगर आप सोचेंगे कि कोई ईजिली चीज़ें हमें मिल जाए तो वो थोड़ा सा कठिन होती है मिलना। आपको अगर ऐशो आराम में भी डाल दिया जाए तो चीज़ें थोड़ी हो नहीं पाती। तो समस्याएं जो है कि उसी से लड़ना है, उसी से निकलना है। मैं इसको 2 लाइन में कहना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि हर हाल में सूरज अपना है, एक रोज़ ये दावा कर देंगे, हम अहले जुनून जब चलेंगे तो दुनिया में उजाला कर देंगे। क्या बात है।
तो वही है कि हमें जो है कि संघर्षों से अपने लड़ना है, आगे निकलना है। और ये सर तैयारी ऐसी है कि यहाँ बड़े-बड़े दिग्गज भी आते हैं, तो हमें उनसे लड़ने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा। और इस तैयारी में सर सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तब आपके लिए चीज़ें कठिन हो सकती हैं। जैसे बहुत सारे लोग जब प्रीलिम्स देने जाते हैं, तो उनको इस बात का डर रहता है, यार मेरा प्रीलिम्स 2-3 बार नहीं हुआ, पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा। मेंस में बहुत ज़्यादा डरते हैं यार कि लिख पाऊँगा, नहीं लिख पाऊँगा, 20 क्वेश्चन लिख पाऊँगा कि नहीं। तो सर ये तैयारी ही कॉन्फिडेंस की है। जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लो हुआ, तो आप इस एग्ज़ाम से बाहर हो सकते हैं। और आप दूसरे की नाव पे कब तक चल पाएँगे? अगर आपको कोई दूसरा मोटिवेट कर रहा है, दूसरा कॉन्फिडेंस दे रहा है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तक नहीं चला पाएँगी, क्योंकि ये संघर्ष जो है कि लंबा है, तो इसमें आपको खुद से चीज़ें करनी पड़ेगी बेहतर। सर, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा गाइडेंस दिया और आपके संघर्ष को हमारी तरफ से सलाम सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने अपना बहुत ही कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। दोस्तों, आप लोग को आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। यदि आप लोग का कोई सजेशन या सुझाव रहता है तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।